टॉपिक है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है और जो प्रेगनेंसी के दौरान डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इश्यूज होते ही हैं और देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज। कौन से इश्यूज हो सकते हैं? सबसे पहला डिप्रेशन हो सकता है, सेकेंडली एंग्जाइटी हो सकता है, एट टाइम्स दे कैन बी हिस्ट्री ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। खाली फीमेल्स ही नहीं, मेन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। So there are certain factors which can put a person at a greater risk for having this depression, this anxiety. First of all, there is any past history of depression, any past history of anxiety, any history of drug abuse or any history of alcohol abuse. So definitely there is ups and downs in pregnancy. So depression, जैसे मैंने आपको बताया, depression क्यों होता है? Because there is change in sleep, there is change in appetite, there is change in energy levels, and definitely 70% of females they are affected by this, by the depression. एंड यदि हम बात करें किस ट्राइमेस्टर में कॉमन होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉमन हो सकता है। एंड 18 to 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में डिप्रेशन एंजाइटी आर कॉमन. At times there is person females can suffer from panic attack, panic disorders, and OCD का prevalence भी काफी हद तक बढ़ गया है. यदि हम बात करें कि एक डिसऑर्डर होता है साइकोसिस, साइकोसिस भी प्रेगनेंसी के दौरान काफी हद तक पाया गया है. एंड देयर इज उसमें क्या होता है कि देयर इज पुअर न्यूट्रिशन, नॉट टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ केयर, देयर इज डिक्रीज सेल्फ मेडिकेशन, एंड देयर इज सुसाइडल थॉट्स, एंड बच्चे का ध्यान भी नहीं रखा जाता है, तो साइकोटिक बिहेवियर, साइकोटिक एपिसोड भी हो सकता है. एंड देयर इज थॉट ऑफ हार्मिंग हर सेल्फ. सो रिलेशनशिप जैसे होता है कि डिप्रेशन, और अब यदि हम बात करें कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, डेफिनेटली उसका बच्चों पे भी डेफिनेटली काफी हद तक अच्छा रोल रहता है. तो जैसे मैंने बताया कि ओसीडी का भी काफी हद तक रोल रहता है. ओसीडी भी बढ़ जाता है. साइकोसिस का जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. देखिए, फेलियर हो सकता है, फेलियर टू ऑब्टेन प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया, प्रॉपर पेरिनेटल केयर नहीं हो सकता है, दिमाग में नेगेटिविटी रहती है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, या इसके अलावा कोई लो बर्थ की या प्रीमेच्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है. और कुछ फीमेल्स में कांस्टेंट वरी रहती है कि प्रेगनेंसी हम कंटिन्यू कैसे करेंगे, ये एक प्रकार का स्ट्रेसफुल इवेंट है. तो उन केसेस में क्या होता है कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर प्रेसिपिटेट हो जाता है. और वैसे भी प्रेगनेंसी की यदि हम जब बात करते हैं तो एक किस्म का एक स्ट्रेसफुल इवेंट है, फीमेल्स के लिए भी मेल्स के लिए भी. तो डेफिनेटली एक प्रकार की एंजाइटी, एक प्रकार का कांस्टेंट वरी, एक प्रकार की चिंता लगी रहती है. कुछ परसेंटेज जैसे 5% लोगों में डिसऑर्डर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर. तो ये डिसऑर्डर्स जनरली प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे मैंने बताया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, साइकोसिस, स्लीप डिस्टर्बेंस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के. प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक प्रकार का स्ट्रेसफुल इवेंट है, फीमेल्स के लिए भी है, मेल्स के लिए भी है. डेफिनेटली स्लीप प्रॉब्लम्स होती है, दिमाग में नेगेटिविटी आती ही है. और कभी कभी फीमेल्स को लगता है कि हम बच्चा पाल पाएंगे कि नहीं पाल पाएंगे, ये भी बड़े विचार लोगों में आते हैं. तो आफ्टर प्रेगनेंसी, जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम, ये तो हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब पोस्टपार्टम भी कुछ फीमेल्स में डिप्रेशन या एंजाइटी के लक्षण या साइकोसिस सिम्टम्स पाए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें हिस्ट्री ऑफ एनी मेंटल हेल्थ इशू हो, कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट या कोई अल्कोहल का अब्यूज या किसी प्रकार के सब्सटेंस का अब्यूज की हिस्ट्री रहती है. तो बहुत सी फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये मेंटल हेल्थ इश्यूज पाए जा सकते हैं. तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ा लाइमलाइट डालिए कि जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं, क्या कौन से होते हैं. श्योर, थैंक यू सो मच सर. मैंने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी किया है. रिसर्च के साथ साथ में मैंने बुक भी लिखी है इस पर. तो जब भी हम कहते हैं कि प्रेग्नेंट हो गई, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब हमें बहुत घर में खुशियां आती है, सबसे फर्स्ट थिंग. तो वो एक माहौल अच्छा बन जाता है. लेकिन कहीं ना कहीं फीमेल का ये रहता है कि अब स्पेशली ये ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो एंजाइटी डिप्रेशन इसलिए रहता है कि आगे जाके क्या होगा, ये 9 मंथ्स मेरे कैसे निकलेंगे और 9 मंथ्स में मेरा कैसे होगा. बिकॉज कि उसको पहले कभी किसी ने डरा दिया होगा कि बहुत पेन होता है, लेबर पेन से गुजरना पड़ता है, या फिर फर्स्ट जो स्टेज है हमारे फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, वॉमिटिंग हो जाती है, बहुत सारी चीजें पे उसे आस पास या फिर जो बड़े हैं उनकी बातों को वो देखती है.
तो जब ऐसी सिचुएशन में जब वुमेन्स है, तो मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल होता है और वो पूरा का पूरा असर उसके बच्चे पे होता है। तो जब बच्चे पे असर होता है, तो जब हम फॉर एग्जांपल मैं तो कहूँ, जब हम आईक्यू टेस्ट करते हैं, तो हम पहले पेरेंट से यही पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका कैसा मेंटल स्टेट था और आप किस तरह से अपनी फैमिली के साथ में थे और आप क्या सोचते थे, किस तरह से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। और हस्बैंड से भी यही हम बात करते हैं कि किस तरह का बिहेवियर था। तो क्यों क्यों हम इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं, और ज्यादातर के 90% प्रॉब्लम वहां प्रेगनेंसी बिगड़ी हुई होती है नॉर्मली। चाहे वो मेट्रो सिटी में सिर्फ अवेयरनेस ज्यादा है, तो वो ज्यादा हम प्रिकॉशन ले लेते हैं या फिर ट्रीटमेंट या डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए चलता है। जहाँ गांव में देखा जाए तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है प्रेग्नेंट वुमेन का, जो मैं ज्यादा करके रूरल एरिया में ज्यादा इसलिए करती हूँ क्योंकि उनको अवेयर हो जाए, एटलीस्ट वहां पे हाइजीनिक और ये प्रॉब्लम वो जो सहन करती है, एक वुमन सहन करना एक नाम दे दिया है कि प्रेगनेंसी के टाइम में एक सहन होता है, बट ये नहीं, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारे घर पे कोई एक नन्हा कोई मेहमान आने वाला है। तो इसी इसी मेंटल हेल्थ को हम अगर हम लाइट गर्भ संस्कार का नाम देते हैं, गर्भ संस्कार क्यों करना चाहिए और हर एक को करना चाहिए, चाहे उसका मेंटल स्टेट अच्छा हो या फिर बहुत अच्छा हो, लेकिन गर्भ संस्कार इसलिए करना चाहिए ताकि आपको आपके बच्चों में जो देखते हो, जो इंटेलिजेंसी या फिर आपके फिजिकल में भी बहुत हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि हम यही देखते हैं कि हाँ, बच्चे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मदर की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मली यही बोलते हैं। अभी वो लड़का लड़की का है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है कि हमें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, तो वो प्रॉब्लम होता है, बट स्टिल फिर भी बोलते हैं कि जच्चा और बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। तो उसी तरह से माइंड में एक जो स्टेज फर्स्ट में हम बोलते हैं कि 3 मंथ्स में हमें ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। इसलिए केयर करने की जरूरत है उसी स्टेज में, 3 महीने में सारे जो बच्चे के ऑर्गन है वो सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो उसमें अगर हमने मेंटल हेल्थ जो हमारा जो माइंड है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें नजरअंदाज भी कर देते हैं, क्योंकि लोग इस चीज को मानते नहीं है। सबसे फर्स्ट तो ये है कि लोग मानते नहीं है कि ऐसा होता है। हमने भी तो बच्चे बॉर्न किए हैं, जो बड़े लोग ऐसे बोलते हैं। तो उस समय एनवायरमेंट अलग होगा या फिर उस समय आपका टाइम अलग होगा। आज का जनरेशन ऐसा है, एनवायरमेंट ऐसा है कि जहां चारों तरफ नेगेटिविटी है, क्योंकि हमारी जो थॉट प्रोसेस में भी अगर हम बोलते हैं तो 70,000 थॉट्स आते हैं पर डे। और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो हार्मोन चेंज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और हार्मोन्स की वजह से उसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, मन नहीं करता है कुछ काम करने का। फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं काम करो, या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो इसमें मैं कुछ एक्टिविटीज के बारे में बात करना चाहती हूँ कि इसमें घर वाले और सबसे बड़ा रोल होता है हस्बैंड का। तो हस्बैंड का रोल, जब ऐसा बोलते हैं कि हम क्या करें, बट अभी नाउ डेज अभी सारी चीजें चेंज हो गई है। तो अभी हस्बैंड को उतना ही, जो ये सोचो कि हस्बैंड को ऐसा लगना चाहिए कि मैं खुद ही एक प्रेग्नेंट हूँ, मेरी वाइफ नहीं है। तो अगर इस तरह का अगर माइंडसेट लेके चले गए, तो जो मैं बोलना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 2 जनरेशन हम सेव कर सकते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि जो भी हम देंगे हमारे बच्चे को, वही वो अपने बच्चे को भी देगा। तो क्यों नहीं आज से ही हम लोग इसी चीज के ऊपर हम फोकस करें कि गर्भ संस्कार क्यों करना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन का मेंटल हेल्थ इतना क्यों इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ताकि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को एटलीस्ट दे सके उसके बच्चे के साथ साथ में। तो कुछ एक्टिविटीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। जो फर्स्ट स्टेज पे जो सारे ऑर्गन मोस्ट प्रोबेबली सब डेवलपमेंट हो जाता है, उस समय मेंटल हेल्थ इतना अच्छा होना चाहिए कि वो हमेशा हैप्पी रहे। देखिए, उसमें इसमें ये भी डर लगता है कि वो वॉमिटिंग करती है, कुछ कुछ सिम्टम्स ये भी दिखते हैं। तो जितना हो सके वो 5 बार खाने की जगह पे 10 बार खाए, ताकि वो अपने बच्चे को दे सके जितना हो सके न्यूट्रिशन। और माइंड का ये रोल होता है कि आप जितना आप खुश रहोगे, उतना आपका बेटा है या बच्ची जो भी होने वाली है,
वो खुश रहेगी। तो जितना खुश होने, जितने आप में जो आपकी जो बॉडी और आपकी फिजिकल और मेंटली जो मदर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही वो बच्चा। बोलते हैं कि उसको क्या पता चलता है। नॉर्मली मैंने जब ऐसा बोलती हूँ कि ये नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका बच्चे पे आपको कितना असर है, तो बोलते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो कहीं कही हुई बातें होती है। तो ऐसा नहीं है। गर्भ संस्कार में अभिमन्यु की भी स्टोरी अगर आप लेते हो, या फिर किसी भी आप बड़े लोगों की, मैंने जब रिसर्च कर रही थी तो उसमें मैंने बिल गेट्स या फिर इनके भी मैंने जब देखे, तो उनके भी पेरेंट कहीं ना कहीं इन चीजों पे इन्वॉल्व थे। कहीं ना कहीं मेरी एक जो मैडम है, सीनियर है, तो उनकी बेटी आज वो हीरोइन है, मतलब एक्ट्रेस है। तो उस उन्होंने जब वो खुद प्रेग्नेंट थी, उन्होंने खुद ने बताया कि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी है ना एक्ट्रेस बने, फिल्म इंडस्ट्री में आए, इज अ गायनेक। तो वो ऑलरेडी उसने है ना डिसाइड कर दिया था कि उसकी बेटी को क्या बनाना है। या जब भी वो बच्ची थी, बच्ची या फिर बेटा कोई भी हो, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने बच्चे, होने वाले बच्चे को क्या बनाना है। हम 20 साल तक अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हैं विद इन ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ्स, अगर वही इम्पैक्ट इतना अच्छा होता है। क्योंकि ये मेरा जो एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करूंगी, कि जब मैं, मेरे पास एक वुमन आई थी जो प्रेग्नेंट, एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस उसने बताया कि वो 3.5 महीने में ही बच्चा उलट पलट करने लगा और बोलने लगा, जबकि नॉर्मली 3.5 महीने में हिलता भी नहीं है नॉर्मली, जो नॉर्मल है। लेकिन गर्भ संस्कार की वजह से उसके 10th मंथ में वो चलना, बहुत अच्छे से चलने भी लग गई, अभी 1 साल की हो गई है और काफी अच्छी तरह से बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो इतना फर्क पड़ता है आपके, जब आपके गर्भ संस्कार में अच्छे से आपने अपने बच्चे के लिए कर दिया। उसके साथ में जब आपका 4th मंथ स्टार्ट हो जाता है, जब ये 3 महीने में आपको हैप्पी रहना है जितना हो सके, थॉट प्रोसेस पे, खाने पीने में आपको बहुत ध्यान देना है। ये 3 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब 4th 5 6 में जब आते हैं, तब सबसे बड़ा रोल होता है हस्बैंड का। हस्बैंड साथ साथ में, उसके साथ में जब वो उठती है तब से लेके जब तक वो सोती है तब तक उसका ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि लोग जो जॉब करते हैं तो वो ध्यान पूरा दिन नहीं दे पाते, लेकिन मॉर्निंग और नाइट में तो वो अपने वाइफ के साथ में जितना टाइम स्पेंड कर सके उतना कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसके साथ में अगर रिलेशन अच्छा बनेगा, अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ में अगर उसने, फादर ने बहुत अच्छे से है ना उसके प्रेगनेंसी पे ध्यान दे दिया, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरे पेरेंट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो वो कभी भी अपने रिलेशनशिप को है ना इग्नोरेंस नहीं करेगा। तो इतना इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके साथ साथ में अगर हम जो विचार आपके आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, सब सुनता है बच्चा, जब तक ड्यूरेशन द 9 मंथ्स। आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो, सारा का सारा उसके ऊपर पूरा का पूरा असर पड़ता है। तो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी बोले आप प्रेग्नेंट वुमेन के साथ में, तब आप बहुत सोच समझ के बोले, चाहे कोई भी हो। तो साथ साथ में आप, जब वो 5 6 7 6 मंथ तक रहेगा, तब हस्बैंड के साथ में वो वॉक करने, टॉक करने, बेबी के साथ में जितना हो सके बात करने की कोशिश करो, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो वो पहचानेगा। आप अपना इंट्रोडक्शन पहले ही बता दो कि मैं फादर हूँ, मैं मदर हूँ, या मैं बुआ हूँ, या फिर मेरे दादा दादी, जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं उनके बारे में आप पहले से बता सकते हैं। और उसको बोलो कि जब भी आप उनके पास में जब होने के बाद में जाओ, तो स्माइलिंग के साथ में, फेस के साथ में जाओ। और वो बच्चा स्माइलिंग करता है, क्योंकि ये मेरी टेस्टिमनी है, मैंने खुद ने ये देखा है और पेशेंट के मुंह से सुना है ये। तो जित जित जैसा जैसा आप बोलोगे वैसा वैसा बच्चा करता जाएगा। जितना हो सके उतना फादर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें। क्योंकि वो जितना हो सके उतना प्रेग्नेंट वुमेन को उतना अच्छे से वो रख सकता है। फैमिली है, जैसे इन लॉज है उनका, ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन जितना हस्बैंड का रोल होता है उतना किसी और का रोल नहीं होता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितना बॉन्डिंग और इन्वॉल्वमेंट जितना
प्रेगनेंसी के टाइम पे होगा उतना बहुत अच्छा है। 7, 8 और 9 मंथ्स में सबसे क्रूशियल टाइम होता है कि उस समय हार्मोन्स ज्यादा से ज्यादा और उसकी जो स्किन वगैरह वो सारी चीजें है ना चेंजेस हो जाती है, और उस समय हमेशा डर लगता है कि लेबर पेन कितना होगा और वो कैसे करेगी, ये चीज के ऊपर वो बहुत ज्यादा वरीड होती है। तो उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा पानी और एक्सरसाइज करनी चाहिए। आजकल तो योगा भी होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो जितना हो सके आप अपनी अपने बच्चे के लिए एक्सरसाइज करना सीखो, और उसके साथ साथ में आप अफर्मेशन करो। अफर्मेशन कब होता है? जब रात को और मॉर्निंग को उठने के टाइम पे, ये बेस्ट टाइम होता है। जब आप रात को सोने से पहले आपके बच्चे को बोलोगे कि आप अपना टाइम टेबल भी बना सकते हो अपने बच्चे के साथ में कि आप कितने बजे उठोगे, होने के बाद में आप उसको रोज रोज उसको ये भी बोल दोगे कि आप उठने इतने बजे उठोगे और इतने बजे ही आप ये काम करोगे। यहाँ तक आप उस बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और उसके ये भी एक बोलूं, जब लेबर पेन होता है तो आप अपने बच्चे को बोल दोगे कि आप हाफ एन आवर में आओगे, आप हाफ एन आवर में आप हो जाना, क्योंकि उतनी तकलीफ जितनी मदर को होती है उससे ज्यादा कई ज्यादा बच्चे को होती है। तो आप अपने बच्चे को इतना बोल सकते हो कि आप हाफ एन आवर में है ना आ जाना, ये पूरी ये जर्नी को देखने के लिए और ये नया वर्ल्ड देखने के लिए। इतना भी बोल दोगे ना तो भी आपका बच्चा सुन लेगा और वो जल्दी से आने की कोशिश करेगा कि हाफ एन आवर में आना है, मम्मी ने टाइम टेबल बताया है। तो उसके साथ साथ में अगर आपने ये भी कर दिया और आपने ये बोल दिया कि आपको क्या बनना है, बनना तो उसके हाथ में ही है कि क्या स्टडी करना है। आप सिंसियर रहोगे, आप हमेशा खुश रहोगे, आप बहुत हेल्दी रहोगे, ये तक भी आपने बोल दिया तो वो हमेशा अलग लेवल का सोचेगा। उसका माइंड एक अलग डेवलपमेंट होगा, एक जीनियस लेवल पे होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसे हम कहीं ना कहीं हमारे समाज में निग्लेक्ट होता है, हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लगता है कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये परंपरा से हमारे यहाँ पर आई है। बट अब जमाना बदल रहा है। अभी स्मार्ट क्यों बोलते हैं हम कि इस बार है ना स्मार्ट बच्चा हो रहा है, हम यही बोलते हैं ना कि हम्म। आजकल हमारी जनरेशन अलग थी और अभी बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट एक अलग हो गया है। और ये रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ड्रिंक द वाटर, सबसे ज्यादा पानी पीना है जितना हो सके। आप जो धार्मिक, अगर कोई धार्मिक को फॉलो करता है, सब नहीं करते हैं, डिपेंड, जैसे गीता का 5 हो या फिर कुछ अच्छी चीजें हो जो आप पढ़ सकते हो, डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है, अफर्मेशन देना है। साथ साथ में आप बच्चे के साथ में पूरा दिन की जो डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है, आप बच्चे को बता सकते हो कि आज मम्मा ने ये किया, आज फादर ने ये किया, आज अ, दादी ने ये किया। ये भी आप बताओगे तो भी आपके बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, और वो एक्सेप्ट भी करेगा। तो इतना फर्क पड़ता है जब हम बच्चे को अच्छे से एक डेवलपमेंट के डालते हैं। उसके साथ में अगर हमने हेल्दी फूड, जब प्रेग्नेंट होती है तो नॉर्मली खाने पीने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस समय आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है। हाँ, समझ में आता है कि उस समय नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है बिकॉज कि जितने भी थॉट्स हम हमारे 70,000 थॉट्स आते हैं पर डे के, तो अगर हमने 35 या 40% भी हमने कर लिया तो भी हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। तो हो सके तो उतना ये नेगेटिविटी एनवायरनमेंट से बचे। मैंने जहां तक देखा है, मैंने हमेशा एडवाइस भी दिया है कि जहाँ झगड़ा होता है, जैसे टीवी में बहुत सारे जो देखते हैं सीरियल क्राइम पेट्रोल ये सब, उस समय आपको अवॉइड ही करना है, न्यूज अवॉइड करना है। जहां तक हो सके कॉमेडी सीरियल या फिर कोई अच्छी चीजें हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि हाँ देखना चाहिए, वैसा देखिए। उसके साथ साथ में आप हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये थोड़ा टास्क थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड, बट हो सके उतना आप अपने आप से खुश रहने की कोशिश कीजिए। आपने आपके लिए, साथ साथ में आपके बच्चे के लिए ये सोचो कि आपके बच्चे को मुझे हेल्दी माइंड और हेल्दी फिजिकल देना है।
तो दोनों चीजें हमें साइमल्टेनियसली उसके ऊपर डेवलपमेंट करना है, एक तरीके से नहीं है। होने के पोस्ट जब होने के बाद में भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, उसको 9 इयर्स तक एटलीस्ट हमें है ना अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी की बोलती है कि 9 इयर्स तक बच्चे में जितना हम हो सके उतना डेवलपमेंट उसका माइंड कर सकते हैं। उसके बाद में तो वो एक्वायरिंग करेगा क्योंकि वो बाहर से सीखेगा, लेकिन जितना हो सके हम अपनी तरफ से उसको अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। और हमारी जो जितने भी माइंड में 80 GB हमारे मेमोरीज है, हम बोलते हैं ना एवरी हमारा कंप्यूटर ही है। अगर हमने सही तरीके से ब्रेन को और माइंड को यूज कर दिया तो क्या चाहिए हमें, और तो कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि हमारा माइंड ही सब कुछ है। अगर हमने माइंड को अच्छे से ट्रेन कर दिया और उसको डेवलपमेंट कर दिया तो सारी चीजें हमारी सॉर्ट आउट होगी। लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है, जैसे रिलेशनशिप हो, सोशल लाइफ हो, या फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ये सारी सॉल्व होने के चांसेस है, क्योंकि हमने जब बच्चे को पता चल गया है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम से जूझना नहीं है, हमेशा वो ये चीज को देखेगा कि मेरे पेरेंट के रिलेशन बहुत अच्छे थे, मेरे पेरेंट की फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी थी, तो वो मुझे भी, क्योंकि बच्चा आपका फॉलो करेगा, आपकी बातें नहीं मानेगा। जैसा आप करोगे वैसा वो फॉलो करेगा, और एक दिन ये भी बोलते हैं ना, पापा आपने भी तो यही किया था, या मदर मदर को बोलते हैं मम्मा आपने भी तो यही किया था। नॉर्मली बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब चीजें से हमें अवॉइड करना है। तो बेसिकली जो बेस है, जो हमारी जड़ है, हमारा रूट है, उसी के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, ताकि हम सबसे ज्यादा हम इंटेलिजेंट और जीनियस बच्चे को दे सकते हैं। क्यों नहीं हमारे घर पे आइंस्टाइन और बिलगेट या फिर इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, क्यों नहीं आ सकते हमारे घर पे? ऐसा क्या रीजन है जो हम हमारे घर पे बच्चों को ये बना नहीं सकते? ऐसा क्या उनमें है और हमारे बच्चों में नहीं है? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ तो जितना हो सके हम केयर करना है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन। और साथ साथ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हस्बैंड का, और हस्बैंड को ही ये सब चीजें देखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मदर तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाहिए होता है, और वो सपोर्ट सिर्फ हस्बैंड देता है। तो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इश्यूज को हमें ऐसे प्रिवेंट किए जा सकते हैं। डेफिनेटली कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी या किसी प्रकार का कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू है तो डेफिनेटली आप अपने साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाएं, और डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, वाइफ का खुद, प्रेग्नेंट वाइफ का खुद का सपोर्ट, इसके अलावा प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एंटीनेटल चेकअप, जो जो वैक्सीनेशन जरूरी है वह भी जरूर करवानी है। और बहुत सी बार फीमेल्स को डर रहता है कोई मिस कैरेज का, कोई स्ट्रेस का, उनको अवॉइड करना है, एक्सरसाइज डेली करनी है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है, खाना प्रॉपर लेना है, वॉक करनी है डेफिनेटली। और कोई भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी के दौरान, या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम आती है, तो आपको डेफिनेटली आपको जाके गायनी के डॉक्टर को जाके दिखाना है। और डरने की बात बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोसेस है। पहले भी लोग पहले भी लोगों ने फीमेल्स को पहले भी उन्होंने किया है, अब भी है, पर यह है कि दिमाग में किसी प्रकार की नेगेटिविटी को अवॉइड करना है, किसी प्रकार का स्ट्रेस को अवॉइड करना है। यदि कोई भी स्ट्रेस आता है तो शेयर करना है हस्बैंड के साथ या फैमिली के साथ, प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए। और अल्कोहल को, स्मोकिंग को या किसी प्रकार के नशे को अवॉइड करना है। यदि किसी प्रकार की कोई मेडिसिन भी चल रही है, सेफेस्ट से सेफेस्ट मेडिसिन लेनी है, या किसी को एपिलेप्सी की हिस्ट्री है तो उसको एंटी एपिलेप्टिक्स बंद नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर साहब इसको प्रेगनेंसी हो गई तो हम दवाई बंद कर देते हैं। मेरे पास एक पेशेंट था, उसको ओसीडी था, उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, हालांकि प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, पर उनका ओसीडी फ्लेयर अप हो गया। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के दौरान मुझे लगता है कि दवाई जो जो चल रही है, जिस अगर पहले से चल रही है तो डेफिनेटली उनको कंटिन्यू करना है। और एक एंटी एपिलेप्टिक पेशेंट मेरा पेशेंट खा रहा है, जो कि प्रेगनेंसी, अब उसका बेबी नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, या किसी प्रकार की कोई भी डिप्रेशन होती है, किसी प्रकार की कोई भी एंजाइटी होती है, तो हम सेफर एंटी डिप्रेशन से एंटी एंजाइटी दे सकते हैं। बस मेरा टेक होम मैसेज यही रहेगा कि प्रॉपर सपोर्ट, अवॉइड स्ट्रेस, अवॉइड एनी काइंड ऑफ लड़ाई झगड़ा, और कोई भी नेगेटिविटी को अवॉइड करें, कॉमेडी सीरियल्स देखें, प्रॉपर सपोर्ट रखें। तो ये बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज को अवॉइड कर सकते हैं। तो वैसे भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। प्रेगनेंसी के दौरान मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने की दोनों ही जरूरत है। एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है,
इसके अलावा इसके अलावा जैसे फीमेल्स को सोने में नींद की प्रॉब्लम भी आ सकती है स्लीपिंग पोस्चर के कारण, तो वह भी उनको प्रॉपर ध्यान रखना है। इस दौरान वह अपने काम से वह अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं, लीव ले सकते हैं, बिकॉज बहुत सी जगह पे लीव मिल जाती है प्रेगनेंसी की, आफ्टर प्रेगनेंसी भी। तो हमें प्रेगनेंसी की भी, आफ्टर प्रेगनेंसी भी ध्यान रखना है। कोई स्ट्रेस लेंगे तो बच्चे पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। स्ट्रेस को अवॉइड करना है। अगर माँ खुश तो बच्चा खुश रहता है, या किसी प्रकार का कोई भी मेंटल हेल्थ इशू होता है तो डेफिनेटली बच्चों पे फर्क पड़ता ही है। और ऐसी दवाइयों को अवॉइड करना है जो कि बच्चों के लिए या मदर के लिए जो भी लीथल है, टेराटोजेनिक साबित हो सकती है। तो ये है आज का हमारा वीडियो की प्रेगनेंसी और मेंटल हेल्थ इशू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड थैंक यू, आपने हमें मौका दिया बोलने का। तो थैंक यू सो मच, माय प्लेजर सर। बहुत से दर्शकों ने ज्वाइन भी किया है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें थैंक यू मौका सो दिया। मच। या हाँ, ओके, सो काफी दर्शकों ने ज्वाइन किया है। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, या इंडिविजुअली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं आपका थैंक्स करता हूँ। मैं फिर एंड करता हूँ वीडियो। ओके जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एंड कोरोना थैंक के यू टाइम माय पे आप सब प्लेजर सारे, सर, माय प्लेजर सर। तो या कोरोना के टाइम आप सब लोग सेफ रहें, प्रिकॉशंस ले, सेफ्टी रहें अपनी। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और फिजिकल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। जिस नंबर ऑफ केसेस काफी बढ़ गए हैं, तो अपना ध्यान रखें और अपना स्ट्रेस को अवॉइड करें, एंजाइटी को अवॉइड करें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो नियर बाय कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को जाके दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।